आज की डेट में इन्वेस्टर की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल, जोमेटो में पैसा लगाएं या नहीं। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 5 ऐसे फैक्ट बेस्ड कारण जिसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि जोमेटो क्या एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है या बहुत खराब इन्वेस्टमेंट है। बड़े लोग कह के गए हैं पैसा लगाने से पहले अपना समय लगाओ, दिमाग लगाओ, जांचो, समझो, परखो, बुद्धि लगाओ और फिर इन्वेस्ट करो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोमेटो पे अब तक का सबसे डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे हम जोमेटो की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जोमेटो का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और 5 ऐसे फैक्ट डिस्कस करेंगे कि क्यों जोमेटो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जोमेटो की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। तो जोमेटो की शुरुआत हुई सन 2008 में मिस्टर दीपेंद्र गोयल जी ने की। तो सन 2008 में दीपेंद्र गोयल जी बेन एंड कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे। तो वहां पे लंच टाइम में क्या होता था कि आसपास के रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है, तो वहां पे आसपास के रेस्टोरेंट के सारे मेन्यू लाके ऑफिस में रख दिए जाते थे और लंच टाइम में वहां पे भगदड़ धक्का मुक्की मस्ती थी कि यार भैया मेन्यू देख लूं, एक बार ऑर्डर कर दूं। तो दीपेंद्र गोयल ने कहा इसका एक सॉल्यूशन कर देते हैं। उसने सबकी फोटो खींची, सबको स्कैन किया और कंपनी का जो डेटाबेस था उस पर अपडेट कर दिया कि भैया जिसको देखना देख लेना। अब उन्होंने एक बार डेटाबेस को देखा और यार बहुत ज़्यादा हलचल है, लोग बाग तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिट आते हैं। तो उन्होंने कहा ये इंटरेस्टिंग है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो उन्होंने सैटरडे संडे वीकेंड छुट्टी में जहाँ भी किसी रेस्टोरेंट में जाते वहाँ के मेन्यू इकट्ठे करते, उसको स्कैन करते और चढ़ा देते। सन 2010 में ऐसा करते करते ऐसी पोजीशन आ गई जहाँ पे 8000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट के मेन्यू वहाँ पे स्कैन हुए पड़े थे और वहाँ पे लगभग 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा लोग उसको साइट को विजिट कर रहे थे। उन्होंने कहा तो अपने आप में एक बड़ा धंधा बन सकता है। तो उन्होंने 2010 में अपनी जॉब छोड़ी और अपनी कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी का नाम शुरू में रखा जोमेटो। नहीं, कंपनी का नाम शुरू में इन्होंने लिखा foodibay.com। तो जोमेटो इसका नाम बाद में चेंज हुआ था, सबसे पहले ये था foodibay.com। तो foodibay.com का एक ही काम था, बस रेस्टोरेंट के मेन्यू लाओ, स्कैन करो और वहाँ पे लोग बाग आते थे, सिर्फ देखते थे, अच्छा रेस्टोरेंट में डिश देखी, प्राइस देखी, नंबर देखा, कॉल किया। जोमेटो का डिलीवरी विलीवरी वाला कोई रोल नहीं था। फिर सन 2010 में इनकी मुलाकात हुई संजीव बिखचंदानी से, जो थे इन्फो एज के फाउंडर। इन्फो एज लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है। 99acre.com, जीवनसाथी.com, ये सारी कंपनियां वो रन करती है। तो उन्होंने इसका आइडिया को समझा, उनको लगा आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने जाके इसको फंडिंग की $1 मिलियन की। और $1 मिलियन की फंडिंग के बाद इन्होंने अपना काम चालू किया। उस दौरान फंडिंग करते समय संजीव ने एक बात बोली कि सर अगर आगे जाके आप इस बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, पता नहीं आज तो हम रेस्टोरेंट मेन्यू का काम कर रहे हैं, आगे जाके न जाने क्या काम करें, तो फूड नाम इसमें से हटाओ, कुछ ऐसा हैपनिंग सा फंकी सा नाम रखो। और आपने bay.com और कर रखा है, तो कल को हो सकता है ebay.com से ऑब्जेक्शन आ जाए। तो उन्होंने कहा फूडीबे का नाम चेंज करते हैं, पर नाम क्या रखें। तो सब टीम सोचने में लग गई। उन्होंने कहा कुछ ऐसा फूड से मिलता जुलता हो पर इंटरेस्टिंग सा नाम हो और एकदम एनर्जी चाहिए कुल मिला के। तो एनर्जी को कहते हैं जिंग और फूड से रिलेटेड हुआ टोमेटो, तो जिंग प्लस टोमेटो मिला जोमेटो। अभी जो जोमेटो शब्द है ये ढूंढ रहे थे, पर इन्होंने अगर देखा क्या डोमेन रजिस्टर्ड करें, कंपनी का नाम रखेंगे जोमेटो, तो डोमेन चाहिए zomato.com। तो zomato.com उस समय मिल रहा था $10,000 में। दीपेंद्र ने कहा इतना खर्चा नहीं करेंगे भैया, अपन तो नहीं लेते। लेकिन इनके जो इन्वेस्टर थे संजीव ने कहा नहीं यार इंटरेस्टिंग नाम है, आपको लेना चाहिए, तुमसे नहीं लिया जाता तो मुझे बोलो, मैं मेरे पैसे से लेके तुमको देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम ले ही लेते हैं। और फाइनली इन्होंने डोमेन खरीदा $10,000 में zomato.com और वहां से कंपनी की शुरुआत हुई। अब क्योंकि एक बार इन्फो एज बहुत बड़ा कंपनी है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो फिर पीछे स्टिकोया ने इन्वेस्ट किया, फिर अलीबाबा ने इन्वेस्ट किया, फिर धीरे धीरे उबर ने इन्वेस्ट किया और इसके पास इन्वेस्टर्स की कतार लग गई और धीरे धीरे कंपनी के पास बहुत सारा फंड आ गया। तो कंपनी ने एक्सपैंड करना चालू किया। कंपनी धीरे धीरे करके 24 से ऊपर कंट्री में गई, जहां पे 18 कंपनियों में जोमेटो मार्केट लीडर है। अब धीरे धीरे करते इन्होंने अलग अलग मौकों पे अपनी अलग अलग सर्विसेज चालू की, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं हमारे वीडियो के अगले सेक्शन में, बिजनेस मॉडल में, जब हम आपको बताएंगे कि कब कब इन्होंने क्या क्या सर्विस चालू की और क्या क्या काम इन्होंने चालू किया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि यार एक छोटी सी कंपनी जो 2008 में चालू हुई थी, 2021 मात्र 13 साल में
24 देशों में कैसे पहुंच गई, इन्होंने मार्केटिंग कैसे की, अपने साथ कैसे जोड़े, किस आइडिया के पीछे क्या लॉजिक था। अगर ये डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए डिटेल्ड केस स्टडी। अगर मेरे पास 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए जोमेटो केस स्टडी पे तो मैं जोमेटो पे 1 घंटे की डिटेल केस स्टडी करूंगा, जिसमें मैं इंटरनली समझाऊंगा कि इन्होंने कैसे रेस्टोरेंट जोड़े थे, क्या इनकी मेंटेलिटी थी, क्या इनकी वर्किंग स्ट्रेटजी है, कैसे इन्होंने जोमेटो को एक छोटी सी शहर से चालू हुए ब्रांड को इन्होंने एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनाया, और वो सारी चीज़ें जिससे आप भी सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए डिटेल्ड केस स्टडी। और जब जा ही रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी हम आते हैं मुख्य टॉपिक पे कि इसके आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं। तो सबसे पहले सर एक चीज़ ध्यान रखिए, पैसा उस आईपीओ में लगाया जाए, पैसा उस कंपनी में लगाया जाए जहां पे हमको लगे अभी भी अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं अभी क्या कर रही है। तो अभी जोमेटो आपका, जैसा आपको पता है कि एक तरह से एग्रीगेटर का काम कर रही है, यूजर्स और रेस्टोरेंट के बीच का एक मीडियम है। यूजर्स को खाना चाहिए अलग अलग रेस्टोरेंट से और घर बैठे चाहिए, रेस्टोरेंट को ग्राहक चाहिए, दोनों को मिला रही है और पैसे दोनों से कमा रही है। इधर B2B सर्विस यानी बिजनेस से भी कमाती है और B2C कस्टमर से भी कमाती है। तो एक एक करके इस बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर से कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले फूड डिलीवरी चार्जेस, ये तो कॉमन है, आप तो जब भी मंगाते हैं आपके चार्जेस लगते ही हैं। तो सबसे पहला ये चार्जेस कैसे कंपनी से चार्ज करती है, कंज्यूमर से, कि भैया कोई भी ऑर्डर मंगाना है, ऑर्डर मंगाओ, डिलीवरी चार्ज दे दो, पास में है तो कम दे दो, ज़्यादा दूर से है तो ज़्यादा ले लो, दे चार्ज डिलीवरी चार्जेस। ये इनका पहला रेवेन्यू मॉडल है, पर इसमें ये सबसे कम पैसे कमाते हैं। सबसे कम पैसे कमाते हैं सर, सबसे ज़्यादा तो यही होना चाहिए, लेकिन सर इसमें सबसे कम रेवेन्यू आता है जोमेटो को, क्योंकि जितना ये कमाते हैं लगभग उतने ही से ज़्यादा ये डिस्काउंट में दे देते हैं। अब बार बार एक सवाल आता है, बाद में आए, मैं इसका जवाब अभी देता हूँ कि जोमेटो इतने लॉस में कैसे है। सर क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की आपको हैबिट बदलनी होती है, आदत बदलनी होती है, तो उसको कस्टमर बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है। तो अभी आपकी आदत थी आज तक की गाड़ी उठाई, रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर किया और वहाँ खा के आए। अगर मुझे आपकी आदत बनानी है कि आप जोमेटो से ऑर्डर करूँ, तो मैं कब बनेगी आदत कि मुझे लगता है वहाँ जाने में मेरे 100 रुपये डिश के लगते हैं, 20 रुपये पेट्रोल के लगते हैं, 1 घंटा लगता है, यहाँ पे घर बैठे भैया 80 रुपये में चीज़ आ रही है, तो चलो ठीक है मैं मंगा लेता हूँ। तो जब तक जोमेटो डिस्काउंट नहीं देगा, मैं बोलूँगा जोमेटो अगर मेरे से 100 की चीज़ को 140 ले रहा है तो मैं वहाँ जाके नहीं खा लूँगा। तो जोमेटो को शुरू में डिस्काउंट देना पड़ता है, तो जितना डिलीवरी चार्जेस से वो कमाता है वो लगभग उतना वो डिस्काउंट में दे देता है, तभी कंपनी जो जोमेटो है वो लॉस में चल रही है। लेकिन कमाई का एक जरिया है, आज कम है कल पक्का बढ़ेगा। दूसरा जो B2C का पर्पज़ है, आपने देखा होगा जोमेटो ने एक ऐप लॉन्च कर रखा है, जोमेटो बुक। जोमेटो बुक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अपनी टेबल बुक कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट आप 8 बजे एनिवर्सरी के लिए जाना है और आपको पता है कि मेरे को उस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करनी है, पर वहाँ मिले ना मिले, रेस्टोरेंट करे ना करे, आपके पास अगर जोमेटो बुक ऐप है उसमें आपने गए और अपनी टेबल रिजर्व कर सकते हैं। इस होटल में इतने बजे टेबल रिजर्व है, उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो जोमेटो लेता है। दूसरा, बीच में आपने एक जोमेटो की स्कीम सुनी होगी, जोमेटो गोल्ड, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पेमेंट करते हैं और 1+1 के दुनिया भर के आपको ऑफर्स मिलते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन से कमाता है, तो जोमेटो गोल्ड से कमा लिया उन्होंने, जोमेटो बुक से कमा लिया, डिलीवरी चार्जेस से कमा लिया। तो कंज्यूमर से तो जोमेटो ऐसे पैसे लेता है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी रेवेन्यू का पार्ट अभी नहीं है, आगे जाके भविष्य में बनेगा। कैसे, वो 5 पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है B2B। ये B2B से पैसे कैसे कमाता है भाई साहब? सर रेस्टोरेंट वाला कहता है कि अरे जोमेटो भैया आपके यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, हमने देखा आज दिन में हमने 1000 ऑर्डर बनाए, 300 लोग तो खाए थे और 700 लोग तो जोमेटो से आए थे। तो जोमेटो भैया आपके यहाँ से ऑर्डर बहुत सही आते हैं, आप हमारा जो आपके ऐप पे इतने सारे लोग देखने आते हैं, आप हमारे रेस्टोरेंट का ऐड दोगे क्या? तो रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट की इनकम, तो जब भी आप जोमेटो ऐप खोलते हो, वेबसाइट खोलते हो, तो वहाँ पे जो ऐड चलते हैं वो उससे जोमेटो जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनसे पैसे लेता है। दूसरा, जोमेटो वाले कहते हैं कि सर देखो आप जब हम टाइप करेंगे बिरयानी तो सर 1000 रेस्टोरेंट आ जाएंगे बिरयानी के, तो सर हमारा रेस्टोरेंट सबसे ऊपर जाना चाहिए, हमारा रेस्टोरेंट को बेस्ट सेलर का टैग दे दो ना, हमारे रेस्टोरेंट को मोस्ट पॉपुलर का टैग दे दो ना। वो कहता है ठीक है टैग दे देंगे भैया, इसके पैसे लेके आओ। तो एडवर्टाइजिंग के पैसे लेते हैं, नीचे से ऊपर जाने के उसमें बेस्ट सेलर दिखाने के पैसे लेते हैं रेस्टोरेंट से। एक और B2B की सर्विस जो जोमेटो देता है वो देता है जोमेटो बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। क्या बात कर रहे हैं,
जोमेटो फूड के अलावा बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है। हाँ सर, जोमेटो के पास मुझे बताओ ना किस डेटा की कमी है। जोमेटो को एग्जैक्टली पता है कि भैया किस एरिया में, किस रेस्टोरेंट में, किस तरह का फूड, किस तरह के लोगों के द्वारा, किस रेंज में, किस समय खाया जाता है। जोमेटो को एग्जैक्टली पता है कि भैया दिल्ली में कनॉट पैलेस इलाके में रात को 11 से 2 के बीच में मोमोज खाए जाते हैं और मोमोज की जो एवरेज प्राइसिंग रहती है वो 140 रुपए रहती है और मोमोज भी इस वाली टाइप के खा जाते हैं। अगर आप जाके बोलो कि अरे जोमेटो भैया हमको रेस्टोरेंट खोलना है, कुछ गाइड करोगे, रेस्टोरेंट बोलेगा बताओ, मैं एरिया बता सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट बता सकता हूँ, मैं रेट बता सकता हूँ, मैं सब बता सकता हूँ। तो जोमेटो के पास दुनिया भर का डेटा है। तो जोमेटो बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस, तो आप और मैं जैसे छोटे लोग तो नहीं, पर जब बड़ी बड़ी चेन्स, इंटरनेशनल चेन्स जब इंडिया में आती है तो जोमेटो से बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस लेती है कि हमें किस एरिया में खोलना चाहिए, किस प्राइस रेंज में जाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो इनसे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जोमेटो जनरेट करता है। इसके अलावा एक वर्टिकल है जो है जोमेटो का क्लाउड किचन, उसके बारे में मैं अगले जाके डिटेल में आपसे बाद में बात करूंगा। एक दूसरा वर्टिकल है इसका जोमेटो का किचन प्योर, इसके बारे में भी मैं डिटेल में उन 5 पॉइंट में चर्चा करने वाला हूं। तो अब अपन बात करते हैं फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसका आपने अभी तक इंतजार किया। आप लोग वीडियो के दौरान सोच रहे होंगे अरे सर जल्दी खत्म करो, हमें तो बताओ ना, वो 5 पॉइंट बताओ, हमें 5 पॉइंट बताओ। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं 5 पॉइंट की। तो सबसे पहले उन 5 पॉइंट का एक बेसिक सेट करते हैं। जोमेटो आईपीओ लेके आने वाला है इसी 14 तारीख को। तो 14 जुलाई को जोमेटो आईपीओ लेके आ रहा है। आईपीओ की जो वर्थ है 9,375 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। और 9,375 का आईपीओ, जैसा आप जानते हैं इंडिया के सेबी के रूल्स हैं, अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हैं तो आपको अपनी बैलेंस शीट और अपनी सारी चीजें डालनी पड़ती है और आपको बताना पड़ता है कि हम आखिर क्यों लेके आ रहे हैं, हमें क्यों ऐसा लगता है और इस पैसे का हम करेंगे क्या। तो जो मैं आपको आगे के 5 पॉइंट बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि राहुल मालोदिया ने अपने घर से लिखे हैं, ये वो 5 पॉइंट है जो जोमेटो ने खुद ने सेबी को बताया कि भैया देखो मैं आईपीओ लाने वाला हूं इन कारणों से और आगे जाके मुझे ये फायदा होने वाला है। डन। पॉइंट नंबर 1, जोमेटो ने सेबी में बोला है कि भैया ये जो मार्केट है, अभी तक तो इंडिया के मार्केट में भैया कुछ हुआ ही नहीं है। इंडिया के मार्केट तो अभी कुछ हुआ भी नहीं, इंडिया के मार्केट में तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो इस जोमेटो के इस दावे की अपन चर्चा करते हैं अलग अलग फैक्ट से। तो सबसे पहले देखो सर, अपन एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अपन जब भी फूड मार्केट की या किसी भी मार्केट का कंपैरिजन देखते हैं या देखना चाहते हैं कि भविष्य में मार्केट कैसा हो सकता है, तो हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। तो अभी और हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए हमको चाइना से कंपेयर करना होता है। तो मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं यूएस का, चाइना का, पॉपुलेशन का और ऑनलाइन फूड का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो यूएस की पॉपुलेशन है 33 करोड़ और चाइना की पॉपुलेशन है 143 करोड़ और भारत की पॉपुलेशन है 136 करोड़। अगर मैं ऑनलाइन फूड मार्केट की बात करूं कि ऑनलाइन फूड मार्केट कितने बिलियन या कितने रुपए का है, तो यूएस का जो मार्केट है वो है 21 बिलियन डॉलर का, चाइना का मार्केट है 90 बिलियन डॉलर का। अगर इसके कंपैरिजन में भारत का मार्केट देखा जाए तो भारत का मार्केट है सिर्फ 4.2 बिलियन का। तो अगर अपन कॉमन सेंस से बात करें कि यार अगर चाइना के पॉपुलेशन 143 करोड़ है और वहाँ ऑनलाइन मार्केट 90 बिलियन डॉलर का है, तो हमारा भी एक्चुअली पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जब हम भी ग्रो होंगे, जब भी हम भी डेवलप कंट्री बनेंगे, हमारा भी कम से कम 80 बिलियन के आसपास तो होना चाहिए। तो अभी तो 4 ही है, तो कम से कम 20 गुना ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब सर अगर अपन ऑनलाइन फूड मंगाना चाहते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल चाहिए और हमको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट डेटा की बात करते हैं। यूएस में 88%, 88% लोगों के पास इंटरनेट है, चाइना में 63% और इंडिया में अभी तक 43%। तो इंडिया में भी 43% लोगों के हाथ में नेट पहुंचा है। जब ये फिगर हमारा भी 60-70 पास जाएगा तो हमारे पास ऑनलाइन जो फूड है ये और बढ़ेगा। तो ये दूसरा फैक्ट बताता है कि अभी तो भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। थर्ड फैक्टर की अपन चर्चा करते हैं कि कितना परसेंट खाना बाहर से खाया जाता है। तो अगर यूएस की बात करें तो 54% जो फूड है वो बाहर से आता है, चाइना में 58% फूड बाहर से आता है, इंडिया में अभी तक सिर्फ 10% फूड घर से बाहर आता है। 90% भारतीय अभी भी अपने माता जी के हाथ का या बीवी के हाथ का खाना खाना पसंद करते हैं। और इसीलिए अगर टाइमिंग से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में मुश्किल से ऑन एन एवरेज एक महीने में 4 से 5 बार बाहर फूड ऑर्डर होता है और यूएस में देखा जाए तो 40 से 50 बार ऑर्डर होता है। तो इन सारे फैक्टर को अपन कंसिडर करते हैं कि अगर हम ज़्यादा फूड ऑर्डर करने लग जाएं,
अगर हमारा इंटरनेट यूज़ बढ़ेगा आगे जाके हमारा मार्केट बढ़ेगा हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑनलाइन फूड मार्केट तो अभी चालू नहीं हुआ, अभी तो पार्टी बाकी है। तो अगर जोमेटो में आप इन्वेस्ट करते हैं और जैसे जैसे ऑनलाइन फूड मार्केट बढ़ता है तो ऑब्वियसली इसके शेयर बढ़ने के आसार है। पॉइंट नंबर 2, एक कोटेशन है कि अपॉर्चुनिटी उसी के साथ डांस करती है जो ऑलरेडी डांस फ्लोर पे खड़ा हो। अगर ऑनलाइन फूड मार्केट अब इतनी तेजी से बढ़ने वाला है तो बेनिफिट किसको मिलेगा? जो नया मार्केट में घुसेगा उसको, जो मार्केट में ऑलरेडी खड़ा है। तो जोमेटो की अगर मैं बात करूं ऑनलाइन, अगर पूरे वर्ल्ड ओवर पे बात करूं तो जोमेटो टोटल 24 कंट्रीज में है, जिसमें 18 कंट्री में ये मार्केट लीडर है। ऑल ओवर वर्ल्ड 14 लाख रेस्टोरेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, 10,000 सिटी में ऑलरेडी अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसके टोटल 12 करोड़ कस्टमर हैं। इसके इंडिया स्टेट की बात की जाए तो इंडिया में भी कम से कम इसके पास 3.5 लाख रेस्टोरेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं और 4 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर अभी भी इंडिया में जोमेटो के पास हैं। तो जोमेटो की इतनी स्ट्रांग पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे भी। तो जब इंडिया ग्रो करेगा, छलांगे मारेगा, डेवलप होगा, तब सबसे ज्यादा बेनिफिट जोमेटो उठाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका स्ट्रांग नेटवर्क लेके बैठा है और हर चीज को करने के लिए सक्षम है। पॉइंट नंबर 3, जोमेटो ने सेबी में बकायदा लिख के दिया है कि भैया इस पैसे का यूज हम ग्रोथ में करेंगे, अब ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है हम खुद को इंटरनली मजबूत करेंगे, और इनऑर्गेनिक मतलब होता है ऑलरेडी कोई भी स्टार्टअप होगा तो उसको हम भाई साहब खरीद लेंगे। जोमेटो की आज की कैश पोजीशन जो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है, उसके पास 900 करोड़ के आसपास कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है और 4 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इधर उधर ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है, और इस आईपीओ से वो लेने वाले हैं 9,375 करोड़। तो टोटल जोमेटो के पास लगभग अब पैसा होने वाला है 15,000 करोड़ से ज्यादा, और जोमेटो इतने पैसे लेके अब शॉपिंग पे निकल पड़ेंगे। और जोमेटो की शॉपिंग की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। जोमेटो ने अपने शुरुआत में जब अपना काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने जो मेजर, उन्होंने इतने सारे एक्विजिशन किए कि सबका नाम लेना मुश्किल है, पर जो मेजर एक्विजिशन किए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो उन्होंने एक मेजर एक्विजिशन किया था, इन्होंने होम शेफ एग्रीगेटर एक कंपनी थी टिन मैन, सबसे पहले उसको अक्वायर किया। उसके बाद अपने डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने दूसरी कंपनी थी जो फूड डिलीवरी करती थी, रनर, उसको उन्होंने एक्वायर किया। फिर ये सन 2013 में जब न्यूजीलैंड में एंटर किया तो वहां पे इनको कंपटीशन फेस हुआ एक कंपनी से जिसका नाम था मेनू मीनिया। इन्होंने कहा भैया कंपटीशन ले, तेरे को भी खरीद लेते हैं। तो 2013 में इन्होंने मेन्यू मीनिया को खरीद लिया और न्यूजीलैंड के नंबर 1 हो गए। उसके बाद यूरोप में इन्होंने इटली में, चेक रिपब्लिक में, स्लोवाकिया में, पोलैंड में, ये यूरोप में एंट्री करते गए, और जिस भी शहर में एंट्री करते वहां पे ऑलरेडी जो फूड वाला पार्टनर है सीधा उसको खरीद लेते। इनका जो सबसे मेजर एक्विजिशन जिसको आप कह सकते हैं, इन्होंने सन 2015 में एक कंपनी एक्वायर की थी अर्बन स्पून, जो कि इनकी जो सब्सक्रिप्शन साइज है, जो जोमेटो का खुद का सब्सक्रिप्शन बेस है, उससे 3 गुना बड़ी कंपनी थी। और वो कंपनी खरीदते ही ये सीधे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 बन गए और यूएसए में नंबर 2 बन गए। और ऐसा करते करते आज की डेट में मैंने आपको जैसा बताया कि 24 कंट्री में से 18 कंट्री ऐसी है जहां पे लीडर की भूमिका में है, और ये लीडर ऐसे ही बनता है खरीद खरीद के। तो शॉपिंग का इनका पुराना एक्सपीरियंस है और अब इनके पास 15,000 करोड़ रुपए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आप क्या करने वाले। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिटेबिलिटी। देखो सर, आज की डेट में जोमेटो का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया जोमेटो लॉस में ही चल रहा है, कभी लॉस बढ़ता है कभी लॉस कम होता है, प्रॉफिट तो भैया आता ही नहीं है। तो ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाए या नहीं। और आपको मुझे कॉमन सेंस एक बात पता है, कोई भी नया स्टार्टअप अगर हैबिट बदलने की कोशिश करता है तो शुरू में उसको बहुत सारे डिस्काउंट देने पड़ते हैं, जिसके चक्कर में उसके साथ लॉस होना पॉसिबल है और लॉस होता ही है, और इसी कारण लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आदत बन जाती है वो डिस्काउंट कम होते जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे हमारी आदत पड़ने लग गई है ऑनलाइन फूड मंगाने की, तो जोमेटो ने धीरे धीरे अपने डिस्काउंट भी कम कर दिए। तो आगे जाके भविष्य में और डिस्काउंट कम होंगे, तो जैसे जैसे डिस्काउंट कम होंगे जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, जोमेटो ये कहता है कि भैया अभी तक तो हमने डिलीवरी चार्जेस बहुत कम लिए, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, अब हम एक्चुअल डिलीवरी चार्जेस तो अब लेना चालू करेंगे, तो डिस्काउंट कम करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा कह रहे हैं मैं डिलीवरी चार्जेस बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा ये कह रहे हैं कि भैया जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो ऑर्डर की साइज भी बढ़ेगी। अभी क्या होता था, 50 रुपए का ऑर्डर करते हो, बाद में 500 का ऑर्डर होगा, बाद में 5,000 का भी ऑर्डर होगा। तो धीरे धीरे जब ये ऑर्डर बढ़ेंगे तो इनका वैसे भी चार्जेस बढ़ने वाला है। और जब बहुत सारे ऑर्डर एक साथ में प्रोसेस होते हैं तो ट्रांजेक्शन फीस या जो पर यूनिट फीस होती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में गाड़ी लेके डिलीवरी कर रहा है 3 ऑर्डर, अब वही व्यक्ति 7 ऑर्डर डिलीवर कर देगा तो उसकी सैलरी तो एक ही जने की है, पेट्रोल भी सेम ही है, लेकिन 7 जनों से फीस आने वाली है। तो धीरे धीरे
इनकी पर यूनिट कॉस्ट भी बचने वाली है। तो जोमेटो आज नहीं तो कल एक सुपर प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली है। अब आते हैं लास्ट में एकदम पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 मेरी नज़र में जोमेटो का सीक्रेट वीपन साबित हो सकता है और जोमेटो का गेम चेंज ये 5वां नंबर पॉइंट कर सकता है। तो जोमेटो के 2 वेंचर है जो उसके बारे में लोगों ने बहुत कम सुना है और जोमेटो अब की बार की अपनी फंडिंग से इन दोनों वेंचर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। पहला है जोमेटो हाइपर प्योर। हाइपर प्योर वेंचर के अंदर जोमेटो वाले क्या करते हैं, ये किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। तब ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का फायदा, पहली बात तो ये ऑर्गेनिक सब्जी जो उगा रहे हैं ये रेस्टोरेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो B2B बिजनेस में इनकी एडिशनल कमाई है कि सब्जियां उगाई और सब्जियां दी। सेकंड कमाई क्या है कि वो सब्जी से जब भी कोई मटेरियल बनता है तो वो अपने जोमेटो के ऐप में बाकायदा उसको स्पेशल फीचर करते हैं कि ये रेस्टोरेंट हाइपर प्योर के प्रोडक्ट काम में लेता है, तो उसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं और रेस्टोरेंट से उससे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अब नॉर्मल सैंडविच जो 100 रुपये का है वो हाइपर प्योर अगर किसी ने यूज़ किया है वो कहता भैया ऑर्गेनिक है तो 130 का है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो कहता भैया 30 रुपये ज़्यादा दे देंगे पर बढ़िया मटेरियल खाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे। तो उनसे क्या लगता है, इनकी प्राइसिंग बढ़ती है, ये एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करते हैं B2B से और ये हाइपर प्योर ब्रांड को बढ़ाने वाले हैं और इसको नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और नाउ अब आता है डेडली जोमेटो क्लाउड किचन। जोमेटो क्लाउड किचन क्या है, क्यों है और ये क्या कर सकता है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट क्या होता है आप समझते हैं। एक अगर रेस्टोरेंट होता है तो रेस्टोरेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, प्राइम लोकेशन पे जगह लेगा, महंगा रेंट देगा, 50-100 आदमियों के बैठने की जगह करेगा, दुनिया भर के वेटर रखेगा, अंदर इंटीरियर कराएगा, तब जाके लोग आते हैं और तब जाके उसका काम होता है। क्लाउड किचन कहता है नहीं इतना ताम झाम नहीं, इतना लफड़ा नहीं, मुझे तो भाई साहब कहीं भी किसी कोने में एक अच्छा सा किचन मिल जाए, वहाँ किचन लूँगा, किचन के इक्विपमेंट लूँगा, बस मैं शेफ़ बनाऊँगा, खाना बनाएगा सीधा ऑर्डर, बैठ के खिलाने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सीधा भैया ऑर्डर लेके जाओ, ये होता है क्लाउड किचन। तो क्लाउड किचन से भैया जोमेटो कैसे कमाएगा। तो पहली बात तो जोमेटो अपने क्लाउड किचन आगे जाके खोल रहा है और आप याद कीजिए जब बिजनेस कंसल्टेंसी पॉइंट में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, जोमेटो के पास दुनिया भर का डेटा है। जोमेटो को पता है कि भाई साहब दिल्ली के किस एरिया में, मुंबई के किस एरिया में किस तरह के लोग किस तरह का फूड किस तरह के प्राइस पॉइंट पे ऑर्डर करते हैं किस समय पे। तो जोमेटो खुद के क्लाउड किचन जगह जगह खोल सकता है और वहाँ पे जोमेटो को एग्जैक्टली पता है कि भैया जयपुर में राजा पार्क इलाके में भाई साहब बिरयानी बिकेगी शाम को 6 से 11, तो वहाँ बिरयानी के ऑर्डर लगेंगे। अच्छा दूसरा दिल्ली के यमुनापुरी इलाके में मोमोज बिकते हैं, वहाँ के ऑर्डर लगाएगा। तो एक अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने अमेजन के बारे में सुना होगा, अमेजन क्या करता है, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे जो उसका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है अमेजन खुद उसकी कॉपी करता है और बेचने लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल अमेजन पे आप एक कुर्ती बेच रहे हो 1000 रुपए की और जबरदस्त तरीके से कुर्ती बिक रही है, जबरदस्त ऑर्डर आ रहे हैं, अमेजन बोलता है 1000 रुपए की कुर्ती है भैया ये तो जबरदस्त बिक रही है। अमेजन किसी कुर्ती वाले से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कहता है ऐसी की ऐसी कुर्ती एग्जैक्ट मुझे बना के सेम कलर में बना के दो। अब वो कुर्ती अमेजन के बन के आती है, अमेजन सेम कुर्ती 600 रुपए में बेचना चालू कर देता है और जिसकी कुर्ती ज्यादा बिक रही थी उसको कर देता है नीचे और खुद की कुर्ती का कर देता ऊपर। तो जब आदमी खरीदने जाता है कुर्ती बढ़िया, वो 1000 वाले से ना कुर्ती लेके 600 वाले से लेता है। तो अमेजन क्या कर रहा है, खुद के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हाईएस्ट जो सेलिंग प्रोडक्ट हैं उनको किल कर रहा है, खुद के प्रोडक्ट की कॉपी कर रहा है। क्या सेम चीज जोमेटो नहीं कर सकता? एक सवाल, अगर जोमेटो को पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस समय में ये कचौरी इतनी बिकती है इतने रुपए पे, तो जोमेटो उस एरिया में सिर्फ कचौरी की सप्लाई, अगर 25 रुपए की कचौरी बिकती है वो कहता है चलो मैं 10 की देता हूँ, तो किसी एरिया में 180 पे बिरयानी जाती है और वो कहता है मैं 130 की देता हूँ, क्यों? और सेम टेस्ट वगैरह सेम चीज उसको सब पता है, सारे ग्राहकों का डेटा है, क्या वो काम नहीं कर सकता? तो जोमेटो अनएथिकली भी ये काम कर सकता है, पर जोमेटो इसी काम को एथिकली करने की सोच रहा है। जोमेटो कह रहा है कि हम आगे जाके एक चीज कर सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ना इसको हम एथिकली करेंगे। हम क्या करेंगे, अब रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, जोमेटो खुद के रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा, जोमेटो खुद का क्लाउड किचन नहीं खोलेगा। जोमेटो कह रहा है मैं एक क्लाउड किचन खोलूंगा, वहां पे बाकी सबको बुला के लाऊंगा और एक बड़ा सा क्लाउड किचन खोल के वहां पे 50 ब्रांड को बोलूंगा तुम 50 ब्रांड यहाँ पे आओ, यहाँ बनाओ, यहाँ से डिलीवर करो। 50 ब्रांड को एडिशनल जगह मिल गई बेचने की और जोमेटो कहता है कि मैं आपको रॉ मटेरियल भी दे दूंगा, डेटा भी दे दूंगा, खूब बनाओ खूब बेचो, आप भी कमाओ मैं भी कमाता हूँ। तो जोमेटो भी क्या कर रहा था, जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, हैदराबाद में एक फेमस बिरयानी वाला है, वहाँ वो बिरयानी कमा रहा है,
पर वो हैदराबाद की बिरयानी वाला मुंबई में नहीं आ पा रहा, तो वो हैदराबाद के वाले को कहता है कि एक काम करो, आपकी 4 आदमी लेके इधर मुंबई वाले क्लाउड किचन में आओ, यहाँ बिरयानी बनाओ, यहाँ बिरयानी बेचो, मैं बताता हूँ कहाँ किस एरिया में बिकेगी, बनाओ और बेचो, आप भी कमाओ मैं भी कमाता हूँ। तो इस तरह के क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट में आ रहा है। और अभी रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो फूड में मार्जिन होता है 25 से 30% के आसपास, पर जब क्लाउड किचन में चले जाते हैं तो यही मार्जिन हो जाता है 50 से 60% के पास, क्योंकि बाकी खर्चे तो बंद हो जाते हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट को छोड़ के जोमेटो को पता है कहाँ पे दुकान खोलनी है, किस तरह के ग्राहकों को किस पॉइंट पे किस समय क्या बेचना है। क्या वो प्रॉफिट मशीन नहीं है? और वो रेस्टोरेंट नहीं खोल रहा खुद का, खर्चा नहीं करेगा, सिर्फ किचन बना रहा है और बेच रहा है। तो ये जो जोमेटो के पास डेटा की ताकत है, जो जोमेटो के पास इनोवेशन की ताकत है, और जोमेटो के पास अब आईपीओ के बाद जो टोटल 9,000 करोड़ आईपीओ से और 6,000 करोड़ मिला के 15,000 करोड़ होंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहुल जी आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है, जोमेटो में लगाएं कि ना लगाएं, तो मैं कहता हूँ सर, लेट द डेटा स्पीक। अभी मैंने जो आपको 5 चीज़ बताई है, डेटा को अपने आप बोलने दीजिए। इसको लेके कई नेगेटिव चीज़ें भी मार्केट में, ये लॉस में है, मैंने आपको उसका रीज़न दिया। उसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर और देता हूँ। तो सन 2018 से लेके 2020, इन 2 सालों में जो फूड की इंडस्ट्री बढ़ी है वो बढ़ी है 613%, और उसी दौरान जोमेटो बढ़ा 841%। यानी अगर अपन उसको कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 40% ज़्यादा बढ़ गया वो टोटल ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री से। और जब कोरोना आया और फूड डिलीवरी रुकी, तो जो 613% की ग्रोथ थी ऑनलाइन फूड की, वो घट के रह गई मात्र 362%। लेकिन जोमेटो की जो ग्रोथ थी वो 841 से घट के मात्र 711 आई। यानी पूरी इंडस्ट्री उधर आधी हो गई और जोमेटो को नुकसान हुआ लगभग 20% का। तो जब इंडस्ट्री बढ़ रही थी तो जोमेटो इंडस्ट्री से भी तेजी से बढ़ रहा था, और इंडस्ट्री घटने के बाद जो भी जितना नुकसान इंडस्ट्री को हुआ, जोमेटो को उतना नुकसान नहीं हुआ। तो फाइनली जोमेटो में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, डेटा आपके सामने है, डिसीजन आपके हाथ में है। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं, क्योंकि एक ये इंडियन कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, बड़ी एस्पिरेशनल स्टोरी है, और जो इसकी मैंने कंप्लीट केस स्टडी की है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि किस तरह से इन्होंने मार्केटिंग की, किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं, दीपेंद्र की सोच क्या है, पंकज चड्ढा की सोच क्या है, किस तरह से इस कंपनी ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ कहाँ सही की। तो मुझे इस स्टोरी से बड़ा लगाव है और आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट पर्सनली, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। आप जानना चाहते हैं कि इसकी पर्दे के पीछे क्या क्या चला, और एज अ केस स्टडी इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए डिटेल केस स्टडी। आपको अगले महीने में जोमेटो पे एक डिटेल केस स्टडी कर दूंगा, अगर 100 से ज्यादा कमेंट आ गए तो इसी के साथ सर, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आईपीओ से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन्वेस्ट करते रहिए, कमाते रहिए, देश आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद।